आपसे कुछ ही देर पहले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से एबीपी न्यूज पर जब हमने बात की है तो उन्होंने इस फैसले का स्वागत करते हुए कैसे यूपी और कांग्रेस की सरकार को कटघरे में खड़ा किया, जरा सुनिए। कोर्ट के निर्णय का सभी ने स्वागत किया है। देर से सही उनको न्याय मिला है, क्योंकि मालेगांव बम ब्लास्ट में कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ डाउट के आधार पर, संशय के आधार पर इनको शिक्षा नहीं दी सकती है। और मैं ये कहूँगा कि जब उस समय यूपीए की सरकार, कांग्रेस की सरकार थी और कई जगह पर देश में बम ब्लास्ट हो रहे थे और मालेगांव में जब स्फोट हुआ तब तत्कालीन सरकार ने कहा था कि ये भगवा दहशतवाद है। तो ये पहले कहा था कि दहशतवाद का कोई रंग नहीं होता, कोई कलर होता नहीं, लेकिन मालेगांव ब्लास्ट को उन्होंने भगवा दहशतवाद कहकर इसको डाइवर्ट करने की कोशिश की। लेकिन कोर्ट ने उनको एक बहुत बड़ी चपराक दी है, बहुत बड़ी सबक सिखाई है और इनको बरी कर दिया है, इसलिए उनको न्याय मिला है। आप कह रहे हैं साहब, देखिए अदालत ने बड़ा बढ़िया फैसला सुना दिया, स्वागत योग्य फैसला, आरोपियों को न्याय मिल गया है, सबको बरी कर दिया गया है, लेकिन वो मृतकों के परिजन और वो घायल, उन्हें इंसाफ कब तक मिलेगा सर? क्या ये बात आपको परेशान कर रही है कि अब तक उनको इंसाफ नहीं मिला है? जो घटना हुई है ब्लास्ट की, उसका तो समर्थन हम नहीं कर रहे, कोई भी नहीं करेगा। जो घटना हुई है वो तो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जो घटना में जिन लोगों को आरोपी बनाया था वो उनके साथ तो इतने सालों तक अन्याय ही हुआ, अभी उनको न्याय मिला है। इन घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और इतने मैं कहूँगा। तो मृतकों को और घायलों को अब न्याय दिलाने के लिए सरकार ऊपरी अदालत का रुख करेगी क्या? देखिए, हमारे महाराष्ट्र में जो भी अभी कोर्ट ने फैसला सुनाया है वो फैसले का हम स्वागत करते हैं। और बाकी पूरी तरह फैसला उसका जब तक निकाल नहीं आता है तब तक उससे कुछ बात करना उचित नहीं होगा। तो लगातार हम आपको सासी प्रतिक्रियाएं सुना रहे हैं और सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सभी सहयोगी लगातार बने हुए हैं। मृत्युंजय के पास जरा चलते हैं लेकर। जी, मृत्युंजय हमारे साथ हैं क्या? मृत्युंजय, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी रुमाना, आवाज आ रही है? जी मृत्युंजय, आप जहां पर मौजूद हैं उसी गेट से आप कह रहे हैं कि अभी कुछ देर में वो आरोपी जो बरी हुए हैं, जिसमें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हैं, कर्नल पुरोहित है, सब एक एक कर यहीं से निकलेंगे। क्या अपडेट मिल रहा है? क्या अभी भी ये बरी हुए वे सभी सातों लोग अदालत परिसर में ही मौजूद है, ये निकलने का सिलसिला शुरू हो गया? नहीं, अभी भी जो सातों आरोपी थे जो बरी कर दिए गए हैं न्यायिक कोर्ट द्वारा, वो सभी अदालत परिसर में ही हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा दूं, जरा देखिए सुरक्षा घेरा किस प्रकार का है। और ये जो हर गेट पर इसी प्रकार से तस्वीर है। ये जो कोर्ट परिसर है, 9 गेट हैं, सभी 9 गेट के बाहर इसी प्रकार से सुरक्षा है। आने जाने के लिए 2 या 3 गेट इस्तेमाल होते हैं। और ये जो आप गेट देख रहे हैं, यहीं से अभी आर्मी के तमाम अधिकारी अंदर जाते हुए नजर आए हैं और कर्नल पुरोहित को यहाँ से कॉन्वॉय में लिया जाएगा, साथ लेकर उन्हें कोलाबा मिलिट्री स्टेशन ले जाया जाएगा, ऐसी हमें जानकारी है। तो क्या वो प्रतिक्रिया देंगे या नहीं, इस पर भी सबकी नजर है। लेकिन कोर्ट में उन्होंने कहा कि पहले कोर्ट में जाने से पहले उन्होंने एक बात दोहराई थी कि मैंने हमेशा से देश की सेवा की है, देश की सेवा करता रहूंगा, सेना में मैंने काम किया है, ये मेरे लिए सबसे अभिमान की बात है। और यही कहा कि सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होता है, और आज वही हुआ है। और अभी भी उनका कहना है कि भविष्य में भी मैं देश के लिए ही काम करते रहूंगा। इस प्रकार की एक प्रतिक्रिया उन्होंने जरूर कोर्ट परिसर में बातचीत के दौरान कही है। और आपको बता दें कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो है वो थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगी और ऐसी जानकारी है कि वो भोपाल मुंबई से रवाना होंगी। तो वो भी प्रतिक्रिया देती है, उस पर भी सभी की निगाहें होंगी। तो इस गेट से दोनों ही लोग निकलेंगे, ऐसी जानकारी हमें है। आप नजर बनाकर रखिएगा, कोई हलचल होगी तो फौरन मैं आपके पास आऊंगी। फिलहाल सीधे रुक करेंगे, गणेश ठाकुर भी हमारे साथ मौजूद है, हमारे सहयोगी मेघा भी हमारे साथ बनी। गणेश पे पहले आपके पास आ रही हूँ और आपसे मैं समझना चाहती हूँ कि आज का अदालत का फैसला, सातों आरोपी बरी, लेकिन आप
सवालों के कटघरे में कांग्रेस को खड़ा किया जाएगा सियासी तौर पर और जवाब कांग्रेस पार्टी को देने होंगे। माफी की मांग तो की जा रही है बीजेपी की तरफ से कि आखिरकार कहां से भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द कांग्रेस के नेता ले आए थे उस समय। जी बिल्कुल रमाना, और एक मूवमेंट भी खड़ी की जा सकती है क्योंकि 2008 से हम देख रहे हैं कि लगातार इस मामले को लेकर जब भी कोई सवाल आए या मामला जब सामने आया तो इसमें राजनीति हुई। इसमें कहा यह गया कि ये पूरा यूपीए की तरफ से रची गई एक साजिश थी और भगवा आतंकवाद कहकर हिंदू समाज को कलंकित करने का या साधु संतों को कलंकित करने का ये पूरा काम यूपीए की तरफ से किया गया था। उनके खिलाफ ये साजिश थी। ऐसी स्थिति में अब इस पर सियासत होगी ही। तत्कालीन जो मंत्री थे, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स थे, उन पर सवाल होंगे। और रोमाना, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें या इस पूरे मामले में जब ये जांच बढ़ रही थी, कई किरदार ऐसे थे जो कभी सामने नहीं आए और पुलिस या महाराष्ट्र एटीएस उन तक पहुंचने की कोशिश करती रही लेकिन वो कभी मिले भी नहीं। तो वो किरदार कहाँ गए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब जो कोर्ट ने सवाल उपस्थित किए हैं उसको देखते हुए तो शायद ऊपरी अदालत में भी इनके खिलाफ अगर कोई अपील होती है तो वहाँ पर भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ट्रायल ही उसी तरह चला है। एटीएस की जांच पे एनआईए ने सवाल खड़े किए और एनआईए ने जो सवाल खड़े किए थे उसी का आधार बनाते हुए ये जजमेंट सामने आया है। तो ये जजमेंट में भी कई सारे सवाल हैं कि यूएपीए लगता नहीं है, बम धमाका हुआ लेकिन उस बाइक का इस्तेमाल नहीं किया गया या उसका इस्तेमाल हुआ था क्या, ये साबित नहीं कर पाई प्रोसिक्यूशन, और वो बाइक साध्वी को कनेक्ट करती थी। आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया लेकिन आरडीएक्स पुरोहित ने लाया जम्मू एंड कश्मीर मिलिट्री बेस से, ये वो साबित नहीं कर पाए। नासिक में रमेश उपाध्याय के घर पर बम बनाए गए, आरडीएक्स वहाँ पे मिला लेकिन वो आरडीएक्स मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से आया था क्या, ये साबित नहीं कर पाए। बम वहाँ बना क्या, वो साबित नहीं हुए। मीटिंग का हवाला दिया था फरीदाबाद, भोपाल, उज्जैन, देवास, पुणे, कर्नाटक और गोरखपुर का। उन मीटिंग का हवाला या मीटिंग की जानकारी वहाँ पर जो बातें हुई या जिसको स्टेटमेंट के आधार पे इन्वेस्टिगेशन में लाया गया, वो मीटिंग में कोई तथ्य नहीं थे या उस पर जो आरोप लगे या जानकारियाँ आई वो इनके खिलाफ कोई सबूत के तौर पर नहीं रखा जा सकता है। स्टेटमेंट्स क्योंकि करीब करीब 60 विटनेसेस हॉस्टाइल हो गए थे, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ये बताती हैं कि इन्वेस्टिगेशन बहुत ख़राब तरीके से हुआ जी। तो ऐसी स्थिति में यूपीए में या यूपीए सरकार ने जानबूझ के ये केस खड़ा किया था क्या, ये सवाल आएगा और इस सवाल का जवाब अब राजनीतिक तौर पर भी पूछा जाएगा। और इस सवाल के जवाब से बच नहीं सकेगी कांग्रेस, ये तो आप तय मानिए। लेकिन देखिए जिस तरीके की बातें यहाँ पर गणेश की तरफ से रखी गई, मेघा, ये तमाम जो दावे जांच एजेंसियों की तरफ से किए गए, इसको सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि जांच एजेंसी जांच कर रही थी या फिर कोई क्राइम थ्रिलर लिखा जा रहा था कि जो मन में आ रहा है, जहां तक कल्पना के घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं वहां तक दौड़ा लीजिए आप, और जब बात साबित करने की आए अदालत में तो मामला टाई टाई फिस। मेघा, देखिए एक बात तो समझ में आ गई आज के जजमेंट के बाद रोमाना, के जो एटीएस की जांच की गई थी, एटीएस के द्वारा जो जांच की गई थी वो पूरी तरीके से उसको एनआईए ने नकार दिया था। और आज जब कोर्ट ये कह रहा है कि कोई सबूत ही नहीं है तो समझ में आता है, कोर्ट के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि एटीएस की जो जांच थी वो गलत थी और इसीलिए जो सबूत उन्होंने खड़े किए थे, फिर एनआईए ने जब उनके बारे में ये कहा कि नहीं भाई सबूतों का अभाव है, तो कोर्ट ने अब ये बात मान ली कि सबूतों का अभाव है। और जब सबूत है ही नहीं तो शक के बिना पर आप कैसे किसी को भी आप सजा सुनाएंगे, पहली बात। दूसरी बात रोमाना, जल्दी से आपको बताओ, हम लोगों ने ये दोनों प्रतिक्रिया अभी अपने चैनल पे दिखाई, एक राहुल गांधी की और एक अखिलेश यादव की। दोनों विपक्ष के नेता हैं, दोनों से ये सवाल किया गया, दोनों से बिल्कुल तरीके से सवाल, वहां के रिपोर्टर्स जो पार्लियामेंट के अंदर है, दोनों ने सवाल किया कि सैफरन टेरर की बात आप जो करते थे, आज देखिए क्या आया है जजमेंट मुंबई सेशंस कोर्ट के द्वारा। और दोनों इस सवाल से बचे। राहुल गांधी घूम कर चले गए, वहां से मुड़कर वापस चले गए, सवाल सुन रहे थे लेकिन जवाब देने के लिए नहीं रुके। अखिलेश यादव ने उस बात को पूरा बदलने की कोशिश करी और कहा अरे बड़ी बात तो आज की ये है क्योंकि ट्रंप ने 25% टैरिफ लगा दिया भारत के ऊपर, अब भारत क्या करेगा इसके बारे में। तो अब वो आज वो ये समझ गए हैं कि आज वो थोड़ी सी स्टिकी विकेट पर है, आज शायद उनके पास वो जवाब नहीं होगा। और भारतीय जनता पार्टी, जैसे सबसे पहले हम लोगों ने प्रतिक्रिया दिखाई ही अमित मालविया की, जो वो नाम ले रहे हैं, सोनिया गांधी का नाम ले रहे हैं, पीछे
चिदम्बरम का नाम ले रहे हैं, सुशील कुमार शिंदे का नाम ले रहे हैं। इसमें से आखिरी के 2 लोग हैं वो गृह मंत्री रह चुके हैं। उस वक्त जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, ये जांच चल रही थी, तो उनसे अब सवाल किया जा रहा है। कांग्रेस की जो सबसे बड़ी नेता है सोनिया गांधी, उससे सवाल कर रही है भारतीय जनता पार्टी और करती रहेगी। आपने देवेंद्र फडणवीस का भी ट्वीट देखा, कभी भगवा आतंकवाद न कभी था, न कभी होगा, न कभी है, न कभी होगा। तो इस तरीके के जब स्टेटमेंट आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से समझिए अब तैयारी कर रही है रोमाना घेरने की कांग्रेस को, और मुझे लगता है संसद में भी घेरने की तैयारी ये जरूर करेंगे, क्योंकि इसका ये बहुत बड़ा केस था। जब चला था 17 साल ये चली, और मुझे लगता है 10 साल का ऐसा समय था रोमाना जब इस केस को लेकर मीडिया में इतनी ज्यादा चर्चा होती थी। जब ये चार्जेस ड्रॉप हुए या जब कोर्ट ने ये कहा कि भाई एविडेंस का अभाव है, सबूतों का अभाव है, उसके बाद ही थोड़ा ठंडा पड़ा ये केस। तब तक तो ये सुर्खियों में हमेशा रहता था। तो भारतीय जनता पार्टी जितनी घिरी इस पूरे मामले में, और दूसरी बात यहाँ है कि जो नाम नहीं ले रहे गणेश ठाकुर, इंद्रेश कुमार का नाम था, आरएसएस के बड़े नेता इंद्रेश कुमार, जो उन्होंने कई बार अब आकर उसके बारे में बात भी कही है। भाई अब उनके बारे में भी जब एविडेंस जुटाने की बात आई, सबूत जुटाने की बात आई, तो क्या हुआ रोमाना, सबूत मिले नहीं। इसी वजह से एटीएस उनको खींच नहीं सकी। तो ये सारी चीजें हुए एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक तरफ और दूसरी तरफ आरएसएस से जब तार जोड़ने की कोशिश की गई थी, और ये बात बार बार आई थी कि जिन लोगों को पकड़ा गया, जो अक्यूज थे इस केस में, एटीएस के द्वारा जिन्हें अक्यूज बनाया गया था, उनके ऊपर बहुत दबाव डाला गया था कि भाई इन कुछ बड़े लोगों का नाम लो तो शायद हम केस तुम्हारे अगेंस्ट थोड़ा डाइल्यूट करेंगे, उसे थोड़ा हल्का करेंगे। तो इसकी कहानी बैक स्टोरी बड़ी लंबी है, बड़ी गंभीर है, और उसके बाद जब आज ऐसा जजमेंट आता है, जो आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से जाने देगी, इसे खूब बुनाएगी, पॉलिटिकली राजनीतिक तरीके से इसे जितना बुना सकती बुनाएगी। संसद चल रहा है, अब देखिएगा, अभी तो शुरुआत है, कैसे इसीलिए तो हम पहले ही कह रहे थे कि आज जब ये फैसला आएगा तो इतने शायद जवाब नहीं देगा जितने सवालों का सैलाब अपने साथ लेकर आएगा। और वही सवाल है, और उन सवालों के कटघरे में इस वक्त बीजेपी की तरफ से कांग्रेस को खड़ा किया जा रहा है, उस वक्त की यूपीए सरकार को खड़ा किया जा रहा है। बीजेपी की संसद है, रवि किशन आरोप लगा दिया, हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश की गई। रवि किशन ने मांग की है, जिन नेताओं ने भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया, उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए।